कंसेप्ट से पढ़ाना है ना। चलिए बउआ रे, ये रहने दीजिए, ये मैथ का है साइड में। पहले इधर फिजिक्स का बात कर लेते हैं। शांत रहिएगा। आप अगर शांत रहते हैं, आप अपना कॉपी निकालिए और जहां पर ये टॉपिक होगा, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता है क्यों, उसके नीचे में कंसेप्ट लिखा होगा। देखिए है कहीं पर एक्सरसाइज 5 में, उसी पेज को निकालिए। हम बोलते हैं नहीं, अगर याद है तो वैसे ही समझिए। आप बताइए, कल आपको पढ़ाए थे ना कि बुआ, अब आवाज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B बराबर F/m या F/m0। इसको लोग बोलता है टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। बोरे गोलू बताएगा पोल स्ट्रेंथ का SI मात्रक क्या होता है। कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलिए। हाँ बहुत सुंदर, एम्पियर इंटू मीटर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ। एक एक चीज कल पढ़ाए थे, आप अगर उसका स्मरण नहीं कर रहे तो समस्या है। तो B बराबर F/m हो गया। तो एक बात बताइए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो F बराबर क्या होगा, M BM या M। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि जब आप एक मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस डायपोल पर, या सॉरी, जब एक समान डायपोल बोल दिए, जब एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक मैग्नेटिक चार्ज को रखते हैं, शांति सुनिएगा, इसका मतलब यही है, जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक चार्ज को रखते हैं, तो इस चार्ज पर फील्ड के द्वारा जो फोर्स उत्पन्न होगा, वो फोर्स F बराबर कितना होगा। तो यहां से दो बातें आती है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स फील्ड के दिशा में उत्पन्न होगा, और अगर ये चार्ज निगेटिव है तो फोर्स फील्ड के विपरीत दिशा में। तो बताइए एक डायपोल में कितने चार्ज, एक प्लस M, एक प्लस होगा तो फील्ड के तरफ जाएगा, और माइनस M होगा तो फील्ड के, लेकिन जाएगा कितना, फोर्स F बराबर MB। इसलिए कहा गया कि एक मैग्नेटिक डायपोल पर लगने वाले टोटल फोर्स का मान क्या होता है। आप बताइए कि जितना आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उतना ही कदम आप फिर पीछे खींच रहे हैं। इसका मतलब आप जहां है वहीं है, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो कह रहा है क्या, एक मैग्नेटिक, बहुत भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस डायपोल पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो शून्य के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको लोग H से दिखाता है, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आप अगर खुद पढ़िएगा भी ना तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने समझ जाइए। प्रति इकाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, एग्जर्ट होता है, उसी का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अर्थात H बराबर फॉर्मूला होता है B/μ0। बोरे इसका SI मात्रक जब सॉल्व कीजिएगा, एक्चुअली यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। SI मात्रक एम्पियर बाय मीटर होता है, और डायमेंशन I गुने L का पावर -1। करंट का I होता है, लंबाई का L होता है, और लंबाई लेंथ नीचे हो, ऊपर जाएगा तो माइनस है। अगला क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको लोग I से दिखाता है, किसे, कोई पूछेगा ये क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को लोग I से दिखाता है। कह रहा है कि द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उसी को लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलता है। बोरे यह भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी SI मात्रक एम्पियर बाय मीटर, और डायमेंशन I गुने L का पावर -1। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है, देखिए इसका एक और फॉर्मूला नीचे लिखा है कि डिराइव किया गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जब और सॉल्व किया गया ना, तो एक फॉर्मूला ये आ गया, M/A। M का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ, क्या होता है, छोटका M है ना, हाँ, तो पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया बाय, क्या कोई समस्या, फिर से बताइए मैंने क्या बोला। बोरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, एक फॉर्मूला होता है M/A, यानी जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया। अगला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको लोग X से ऐसा करके दिखाता है।
ये देखिए, ये याद रखिएगा, रट जाइए कि बाकी अभी दो जो पढ़े वो वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है तो कहा गया द रेशियो ऑफ, हाँ बैठो 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है बड़े जाय से दिखाया जाता है, बस समझना है। द रेशियो ऑफ, सुनिए, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई आवाज नहीं करना प्लीज। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बताइए बुआ, आवाज नहीं करना, अब आराम से पढ़ना है। इसका भी एसआई मात्रक एम्पियर बाय मीटर, इसका भी एसआई मात्रक एम्पियर बाय मीटर। कट जाएगा तो एक बचेगा, और संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता, मात्रक नहीं होता, अर्थात यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। बुआ VBI सेंटअप में पूछ चुका है, क्यूरीज टेम्परेचर और क्यूरीज लॉ, इस दोनों में से एगो पूछे हुआ है। बोले क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट क्या है? कहा गया वैसा टेम्परेचर या वैसा बिंदु, क्या हो गया हो, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा गया क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, सुनो आवाज, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है तो कहा गया वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक सबस्टांस अपने मैग्नेटिक गुण को खो देता है। मतलब मेरे अंदर जो मैग्नेटिक गुण है उसको खो देंगे, तो जिस टेम्परेचर पर खोएंगे ना उसी टेम्परेचर का नाम क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर। याद रहेगा, द टेम्परेचर एट विच सबस्टांस है ना लॉसेस इस मैग्नेटिक या मैग्नेटिक सबस्टांस लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्यूरीज टेम्परेचर। अगला है क्यूरीज लॉ क्या है, तो वो क्यूरीज लॉ बड़ा आसान है। कह रहा है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, जिसको लोग एक्स से दिखाते ऐसे करके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। क्यूरीज लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस, अर्थात एक सबस्टांस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा टेम्परेचर का। अर्थात टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा? और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहाँ कांस्टेंट है सी, और सी को लोग बोलता है क्या, क्यूरीज कांस्टेंट। बुआ एक 5 नंबरी मेरी बात को सुनिए बुआ, आवाज, एक बात बता दे कि इतना जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं 2-3 साल ऐसा भी देखा कि 5 नंबरी जो पूछने का तरीका है ना, तो क्या करता है कि छोटा छोटा टर्म जहां आपको लगेगा भी नहीं कि 2 नंबर वाला मिला मिला के 5 नंबर में पूछ दिया। जैसे देख रहे हैं तीनों टॉपिक है ना, डायामैग्नेटिक सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो ये तीनों को कहेगा डिफाइन भी करो, और तीनों के बीच में कहेगा अंतरों लिखो। मतलब तीनों का जो गुण है वो तीनों लिखो, यानी तीनों को कंबाइन करके कितने नंबर में पूछ देगा, 5 नंबर। जबकि अपने लोग के लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। छोटा छोटा पूछेगा तो कितने मार्क्स का। अलग से भी पूछ सकता है कि डायामैग्नेटिक सबस्टांस के 2 गुण लिखिए, पैरामैग्नेटिक के लिखिए, या जिसका बोलेगा, है ना। तो बोरे याद रखना ये 2 मार्क्स के लिए भी है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और अगर पूछा मिला करके तो 5 नंबर में भी आ सकता है। आप ही बताइए डायामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर मैग्नेट का कोई गुण मौजूद। मैग्नेट का गुण क्या होता है, मुख्य गुण उसका यही है कि किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन के जैसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा, यही ना, आकर्षण, मतलब आकर्षित करना ही तो उसका पहला गुण है। तो यहाँ पर लिखा द सबस्टांस विच इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, वैसा सबस्टांस जो नॉन मैग्नेटिक हो नेचर में, कहा गया इसी को लोग क्या बोलता है, डायामैग्नेटिक सबस्टांस। या अगला दिया है वैसा सबस्टांस जो विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वैसा सबस्टांस। एक बात बताओ, अगर हम इस मार्कर को रख देंगे तो क्या चुंबक इसको चिपका पाएगा, अर्थात चुंबक का जो क्षेत्र है वो इसको नहीं चिपका पाएगा, इसका मतलब डायामैग्नेटिक सबस्टांस। लोग तो यही बोलेगा, लेकिन इसका याद रखना भाई, इसका जो एग्जाम्पल है ना वो किसी भी हाल में तू रट लो, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ना। बिस्मथ, सिलिकॉन, कॉपर, है ना, पीबी मतलब लेड होता है, ये सब एसटीपी पर, और NaCl और H2O ये सब होता है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगला है भाई कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी इसके गुण क्या क्या है। बड़ा सिंपल है, बोरे सुनिएगा। तो पहला कहा गया कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम गलत लिखा दिए थे उस समय में, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है ना। तो लिखा है तो उस दिन चेंज करवाए थे हम एक बार, बहुत सारे बच्चे को बोले थे चेंज करने के लिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, निगेटिव, अर्थात वो 0 से क्या होगा। चलिए बोले अगला कहा गया कि रिलेटिव परमेबिलिटी इसका 0 के बराबर होगा। कहा गया कि डायामैग्नेटिक है, मतलब इससे कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा। अगला कहा गया, हाँ ये बहुत VBI है, कि डायामैग्नेटिक सबस्टांस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूप में पाया जाएगा। और अगला कहा गया कि जब एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को, देखो एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक एक्सिस पर रखोगे ना तो हमेशा वो लंबवत
बिहेव करेगा। मतलब एक बात बताओ जैसे रोड साइड समय देखता होगा कि बांस का पेड़ लगा रहता है, तो बांस का पेड़ झुक करके रोड पर आ जाता है, तो लोग क्या करता है कि एक बार गया तो उसको उधर हटा दिया, फिर वो वापस वही आ जाता है। मतलब वो जिस एंगल में शिफ्ट रहता है उसी एंगल में उड़ा जाता है। बाद में लोग वही नहीं करता है कि उसको काट के फेंक देता है, तोड़ देता है, तो एक अलग बात। तो वही कहा गया कि डायामैग्नेटिक सबस्टेंस को जब मैग्नेटिक एक्सिस पर रखोगे तो हमेशा वो नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? चलो अगला है बुआरे, डायामैग्नेटिक के बाद पैरामैग्नेटिक। मतलब वैसा सबस्टेंस जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, मतलब जिसको थोड़ा सा अट्रैक्ट मतलब आभास होगा कि आकर्षण वो हो रहा है, यानी आकर्षित कर रहा है, यानी हल्का हल्का गुण इसके अंदर होगा। उसके बाद कहा गया, इसका एग्जांपल तो आपको मैंने बोल ही दिया है कि उसमें तो कोई समझाने की बातें नहीं, आप उसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि पैरामैग्नेटिक जो सबस्टेंस है उसके गुण क्या क्या है। इसका पहला गुण कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, दैट इज 0 से बड़ा बोल सकते हैं। इसका रिलेटिव परमेबिलिटी भी 0 से बड़ा। इससे थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। यह सॉलिड लिक्विड गैस में भी पाया जाता है। लेकिन जब एक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को मैग्नेटिक एक्सिस पर रखते हैं तो वह परपेंडिकुलर नहीं, उसी के पैरेलल, यानी कि देखिए ऐसा हो, कोई अक्ष है, इस पर अगर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस रखेंगे ना तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब वो लंबवत नहीं हो सकता, उसके समानांतर होगा, उसके याद रहेगा। दो बात। तीसरी बात फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरो मतलब जिसके अंदर पूरा गुण हो मैग्नेट का। तो कहा गया वैसा सबस्टेंस विच इज हाईली अट्रैक्टेड, है ना, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हाईली अट्रैक्टेड हो उसको लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलता है। और आपको याद है कि हिस्टेरिसिस इफेक्ट पढ़ाए थे, बोले तो लिख लीजिएगा। हिस्टेरिसिस इफेक्ट किसमें पाया जाता है? फेरोमैग्नेटिक में। किसमें? चलिए, बहुत भी ऑब्जेक्टिव भी है। पहला कहा गया इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से बड़ा होगा। दूसरा रिलेटिव परमिएबिलिटी भी 1 से बड़ा होगा। इससे पूरा का पूरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास भी करेगा। यह केवल सॉलिड में पाया जाएगा। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है मिशनर इफेक्ट। मिशनर इफेक्ट, और मिशनर एक इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। मिशनर इफेक्ट क्या है? एक बात पता कि तू एक काम किया, देखो देखो एक मिनट ध्यान देना। एक यहां से रोड है, ऐसे आया, देखना ध्यान सुनना, यहां तक बता रहा हूं, यहाँ है रोड, यहाँ है रोड, यहाँ ऐसा। तो लोग क्या किया इसमें ना, इतना आपको कंचा दिया, बोला कि चलो इसमें यहां से मतलब रखो, अगर इस बॉक्स में आ गया, जैसे गेम सब नहीं खेलवाता है, अगर आ गया तो तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन वो ऐसा सेटिंग किया हुआ था कि कंचा यहां तक आता था, यहाँ के बाद इधर टर्न हो जाता था, मतलब इसमें प्रवेश नहीं करता था। कहने का मतलब कि मिशनर इफेक्ट उस प्रकार का इफेक्ट है कि जब एक सबस्टेंस से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करे, मतलब एक सबस्टेंस है, एक मैग्नेटिक सबस्टेंस हो जो भी, तो क्योंकि मैग्नेटिक तो हो नहीं सकता है, डायामैग्नेटिक होगा, इससे अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा, अर्थात उसके अंदर में बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? 0। लिखा हुआ है दोस टाइप ऑफ इफेक्ट है ना इन विच नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से पास नहीं करेगा, अर्थात तो पूछेगा कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशनर इफेक्ट के बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक बात पूछते होइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप सिर्फ यूज लिखा दिए हैं, होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे लिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट विच इज यूज्ड इन सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक एज लाउड स्पीकर, है ना, टेलीफोन, ये सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर परिभाषा पूछे तो आप ऐसे बोल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो नहीं, कहां से कहां जाते नहीं है, कभी कभी सुनने का मन भी करता रहता है, कभी कितना रफ्तार में 10 को 12 को बच्चा 20 को होगा, इतना कस के बोले की क्या जरूरत। चलो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई पूछेगा तो बोलेंगे यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है जिसकी ताकत भी मतलब फिक्स नहीं होती है ना, जिसका प्रयोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। अगला है ध्यान सुनना, बोले आवाज नहीं करना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, इसका यूज डोरबेल में होता है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, लिखा ही हुआ है। अगला राइट द डिफरेंस बिटवीन, है ना, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर? नाम है परमानेंट मैग्नेट, मतलब उसका सब कुछ फिक्स होगा, पोल फिक्स होगा, ताकत फिक्स होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, उसका पोल और ताकत फिक्स नहीं होगा। बोले मैग्नेटिक फ्लक्स तो पढ़ा दिए थे, पता मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जल्दी बता। द
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? अर्थ मैग्नेटिज्म ये नहीं आएगा, इसका टॉपिक कहां से आया वो समझिएगा। अर्थ एलिमेंट से आएगा। कहां से? सुना, एक मिनट, पेज पलटो। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद जहां पर लिखा हो अर्थ एलिमेंट, ये आएगा श्योर। अर्थ एलिमेंट, हाँ, अर्थ एलिमेंट। कितना पेज का सर? अब सो तो नहीं कहेंगे, गिनना पड़ेगा। बोले स्टार्ट करें। अर्थ एलिमेंट कहा गया कि द एलिमेंट विच अफेक्ट्स द अर्थ मैग्नेटिज्म। बुआ कहा गया वैसा एलिमेंट जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को है, देखो कहा गया वैसा एलिमेंट जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रभावित करता है, उसी को लोग अर्थ मैग्नेटिज्म बोलता है। अगला कहा गया, सॉरी, अर्थ एलिमेंट बोलता है। बोले इसमें कैसे पूछेगा एग्जाम में कि अर्थ एलिमेंट क्या है और अर्थ एलिमेंट का नाम लिखिए। तो अर्थ एलिमेंट तो बता दिए, जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रभावित करे अर्थ एलिमेंट। इसका नाम में कौन कौन आता? VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है सेंटअप में। नाम है बोले डिक्लिनेशन एंगल या एंगल ऑफ टी, एंगल ऑफ। अगला बोले डिक्लिनेशन एंगल, जिसको लोग फाई से दिखाता है। आप देख सकते हैं जहां पर GM है उसको लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलता है, और जहां MM है उसको लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलता है। हम नाम बता दिए। इसका डेफिनेशन है द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन। हाँ, एक बात और, जब एंगल ऑफ डीप या डिक्लिनेशन एंगल एग्जाम में पूछेगा, आप डायग्राम जरूर दीजिएगा। बात माथा में जा रहा है क्या? इन्हें जो 2 लाइन का आप डेफिनेशन लिख के चले आइएगा। बोरे कह रहा है क्या? द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? है ना, डिक्लिनेशन एंगल, जिसको लोग फाई से दिखाता है। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ डीप, जिसको लोग आई या डेल से दिखाता है। बोरे कहा गया द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कहा गया ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के कोण को लोग एंगल ऑफ डीप या डीप एंगल बोलता है, जिसको लोग आई या डेल्टा से दिखाता है। उसके बाद VVI टॉपिक है, इसलिए VVI टॉपिक है कि इससे न्यूमेरिकल भी पूछ चुका है। अभी हाल में सेंटअप ने मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का जारी हुआ है, मैंने पढ़ाया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, न्यूमेरिकल बताए थे। अगर तुमको नहीं याद है, धुआं ऐसे मुंह कर लेता है, HE और ZE वाला क्वेश्चन नहीं बनाए थे। चलो, बोरे कोई पूछेगा टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म में एक बात सीखना है, ऐसा देख, देखो ये B हो गया, ये ZE हो गया, अच्छा HE हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल हो गया। चलो, और इसके बीच बनने वाले कौन कौन लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। बता, जो लाइन एंगल बनाएगा उसमें कॉस लगेगा, नहीं बनाएगा उसमें तो तुमको पता ही है। बता, यहाँ पर फॉर्मूला होगा HE बराबर B कॉस आई, एगो ZE बराबर B साइन आई। चलो तू डेरिवेशन देखते चलो। आप देखो उसमें दिया होगा कहीं पर लिखा है HE का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ZE का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, HE बराबर B cos I, ZE बराबर B sin I। दोनों को सॉल्व किए, मेरे पास एक फॉर्मूला आया ZE बटे HE बराबर 10I, यानी 10 डेल। I से दिखाता भी है लोग और डेल्टा से भी दिखाता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आया B बराबर रूट अंडर HE स्क्वायर जोड़ ZE स्क्वायर। भाई इस पर सवाल पूछ चुका है, और ये डेरिवेशन भी तुमको प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में पूछ सकता है। एक्सप्लेन द टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, पूछ सकता है, और ये भारी नहीं है। तुमको देखना है तो तू एक बार देख सकता है। जल्दी, यहां तक जो पूछना पूछ ले, उसके बाद टॉर्क स्टार्ट होगा। जल्दी, टॉर्क तो यार और सिंपल है, टॉर्क सब भारी थोड़े न है। देखो खाली फॉर्मूला याद रखना, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस हो गया। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, सही। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है कि लगभग खाली उलट दिया है ना सर। मतलब ये मूविंग चार्ज है, वो है रेस्ट। पूरा डेरिवेशन नहीं छापे हैं, खत्म में है, और पढ़ा देते भाई। यहां तक पूछ लो अभी, टॉर्क से पहले तक टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट से लेकर के एक्सरसाइज जो 5 का बात है, वहां से लेकर यहां तक जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते। हम 2 मिनट वेट कर रहे, जल्दी। बुआ रे 1 मिनट भाई, रे क्या वैसे कर रहा है, सही से बैठो। बुआ रे मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट है। हाँ, इसमें एक चीज रुकिएगा, इसमें एक्सिस ऑफ डाइपोल सब जो है ना परपेंडिकुलर, तो ये कहिएगा आप क्यों नहीं डेरिवेशन बता रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिवीजन करवाएंगे ना तो दोनों एक के साथ करवा देंगे, दोनों एक के रंग। आप एक काम कीजिएगा, घर पर 2 डेरिवेशन इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। बुआ
एक टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म और दूसरा ये टॉर्क। एगो रफ पेज में बना लीजिएगा, हम चेक करें ना करें लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिनका फी अपडेट नहीं, फी अपडेट जरूर कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, एक रुजा भाई, भूल गया एक चीज। वो 24 या 25 तारीख को फिजिक्स में डुअल नेचर से लेके कम्युनिकेशन, यानी 11 से लेकर के 15 लेसन तक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, खाली ऑब्जेक्टिव।